चलिए देखते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको सीबीएसई क्लास 12th के ब्लूप्रिंट सिलेबस अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने टॉपिक्स कवर होते हैं, और हमने बताया था कि बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं और उन बुक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में, वॉल्यूम 1 में जो हमें चैप्टर्स दिए हुए थे उसमें था अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो पार्टनरशिप फर्म तक की वॉल्यूम 1 में हमारे पास सिलेबस है, और उस सिलेबस को हम कंटिन्यू करके पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोग पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा चैप्टर है जिसे बाद में कंप्लीट किया जा सकता है। पहले पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज भी सबसे ज्यादा है। लगभग 30 मार्क्स का पेपर है, और 30 मार्क्स को कवर करने के लिए हमें 3 महीने का समय लगने वाला है। इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें पहला है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जहां हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनाई जाएगी, किस प्रकार से लर्न किया जाएगा, याद रखा जाएगा, और उस डेफिनेशन को बेस लेकर के हमें पार्टनरशिप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप हमें डिस्कस करना है कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और ये सारा चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? तो 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की पूरी अकाउंटिंग सीखी, और वहां पर सीखा कि किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उन ट्रांजैक्शन की मदद से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, देन फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और देन फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना करके हम बिजनेस का जो रिजल्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस, उसे निकालते थे और उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट टैली करते थे। अब 12th में उससे आगे की कोर्स की बात है, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन बिजनेस को रन कर रहा होता है, बट पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन होते हैं? 2 पर्सन होते हैं जो मिल करके बिजनेस को चलाते हैं, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है उनके बीच में जो एग्रीड रेशियो होता है, उस रेशियो में वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडिया गवर्न करती है। तो इंडिया में एक एक्ट चलता है पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, उसे बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन दी हुई है। तो उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखें आप। पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द फर्म्स प्रॉफिट कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक डेफिनेशन बहुत ही कंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है, और इसमें लिखा है पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप कहां पर क्यों हुआ रिलेशनशिप? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करने वाले हैं, बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, और उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। इसकी डिटेल हम डिस्कशन पार्टनरशिप डीड में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द फर्म्स प्रॉफिट, फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे ये बिजनेस एक के द्वारा चलाया जाए या चाहे मिलकर के सभी पार्टनर रन कर रहा हूं, तो भी उसे प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आगे लिखा है कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये कंक्लूसिव डेफिनेशन थी जिसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द फर्म्स प्रॉफिट कैरीड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभी को रेफरेंस लेकर के बिजनेस रन किया जा सकता है, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा पार्टनर अपने एग्रीड रेशियो में, अपने एग्रीड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हमने पढ़ने से क्या क्या की पॉइंट्स निकले, उस की पॉइंट्स को हमें समझते हैं।
कि पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन क्यों है? क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। और क्या इंपॉर्टेंट बात थी, एक लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट की बात की जा रही है और हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जब पार्टनरशिप की बात की जाएगी तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल बिजनेस है वही हम पार्टनरशिप में कवर कर सकते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा लोग उस बिजनेस को रन कर रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम उस फर्म से जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जो अर्न किया है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। तो ये डेफिनेशन के की पॉइंट्स थे, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि या तो सभी के द्वारा बिजनेस चलाया जाएगा या उन सब के बिहाफ में किसी एक के द्वारा बिजनेस चलाया जाएगा। ये हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप होती क्या है। आगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बाद हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। पार्टनर्स और फर्म क्या होते हैं, तो इसके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर मींस मेंबर, ऐसा बिजनेस जो कि पार्टनरशिप के रूप में हम रजिस्टर्ड करने वाले हैं या रजिस्टर्ड नहीं करने वाले हैं, पर दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस चलाने वाले हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो वो पर्संस, वो इंडिविजुअल्स क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड पार्टनर्स। बट फर्म की बात करें तो उन जब पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम बात करेंगे तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? फर्म। कलेक्टिवली पार्टनर्स आर कॉल्ड फर्म। फर्म नेम की बात करें तो द फर्म नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड कॉल्ड फर्म नेम। बिजनेस किस नाम से चलाया जा रहा है और उस बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं। तो जब हम जिस नाम की बात करेंगे बिजनेस नेम की, जिसमें बैंक अकाउंट ओपन होगा उस नाम से, वो पर्टिकुलर नेम फर्म नेम कहलाता है। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप बिजनेस किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से स्टैब्लिश होता है। सबसे पहले कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के इकट्ठा होते हैं, अपना मोटिव बताते हैं और अपना बिजनेस का नेचर डिस्कस करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। ट्रेडिंग किस चीज की करना चाह रहे हैं? लाइक क्लॉथ मर्चेंट हमें बनना है या मशीनरी पार्ट्स शेयर बेचना है, सेल करना है, परचेज करना है। तो वो पर्टिकुलर एक बिजनेस को पहले एस्टैब्लिश करते हैं और उसका एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, और वो सारे पार्टनर मिल करके देन फिर परचेज सेल करते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है आपस में एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिविजुअल पर्संस की बात करें तो इंडिविजुअल पर्संस क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। पर उन्हीं इंडिविजुअल पर्संस को जब कलेक्टिवली बात करते हैं, एक साथ मिलकर के बात करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फर्म। और उस पर्टिकुलर फर्म का जो भी एक लीगल नेम हमने दिया है, नाम दिया है, उसे हम बोलते हैं फर्म नेम। तो ये हमने बात करी पार्टनर्स और फर्म नेम क्या होता है। आगे हमें जो डिस्कस करना है, हमने जो फीचर्स निकाले और डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन से कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन की पॉइंट को बेस लेकर के हमें फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस करना है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फीचर्स में पहला पॉइंट है एटलीस्ट टू पर्संस। हमने अभी डिस्कस किया पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कि पार्टनरशिप में मिनिमम दो पर्संस का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्संस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे सारे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब एलिजिबिलिटी। हमारे इंडिया में एक एक्ट लागू होता है जिसे हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को कवर करते हुए यहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला है कि पार्टनरशिप में मिनिमम दो पर्संस की जरूरत होती है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ में अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐड हो जाता है तो ऐसे सभी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप को बनाने के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या
रिटन हो सकता है। तो ओरल और रिटन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में ये जो पॉइंट्स लिखा है वो कहां लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनको छोड़ करके बाकी सभी पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है। मतलब इन पर्सन्स को छोड़ करके बाकी सारे पर्सन किसी भी फर्म में पार्टनर बन सकते हैं। वो उसमें पहला पॉइंट है माइनर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। माइनर मतलब हमारे इंडिया में 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें हम माइनर की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा लॉ मानता है, ऐसा एक्ट मानता है कि माइनर पर्सन अपने बेनिफिट के बारे में ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता है, प्रॉफिट या लॉस के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता है। तो उनको सेफ गार्ड रखने के लिए, सेफ रखने के लिए माइनर को इस कैटेगरी के बाहर रखा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकते हैं। सेकेंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक्स एंड इडियट। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख प्रवृत्ति का है, जिसका दिमाग पूरी तरीके से साउंड नहीं है, माइंड पूरी तरीके से साउंड नहीं है। अगर उसका पूरी तरीके से माइंड साउंड नहीं है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में प्रॉपर तरीके से सोच नहीं सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसी कारण से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी बाहर करके रखा है, मतलब ये पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। एग्जाम्पल, इंसॉल्वेंट। कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है एक्ट के द्वारा, कानून में उसको क्लियरली बोल दिया गया है कि ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब उस प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेने के लिए अब वो एलिजिबल नहीं है एज पर लॉ। तो इस प्रकार के पर्सन जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में किसी प्रकार का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए इंसॉल्वेंट पर्संस को, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्संस को हम पार्टनर्स ट्रीट नहीं कर सकते हैं, पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया फीचर्स का। अब हमें सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है, उसके पहले हम देख लें एक सेक्शन 30 का रेफरेंस हमें देखना है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट थ्रू अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। ये इंफॉर्मेशन हमें, जो माइनर वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, उस पॉइंट में एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। और उसमें सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला गया है, प्रोवाइड्स दैट थ्रू अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। नॉर्मली एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर इंटर नहीं हो सकता है, बट with the consent of all the partners for the time being he may be admitted to the benefit of partnership by an agreement executed through his guardian with the other partners। लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी पूरी तरीके से सहमति हो तो किसी एक माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को बेनिफिट देने के लिए, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को सेव करने के लिए, किसी रिस्क की कंडीशन में फंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में एक माइनर पार्टनर को एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में उनकी सारे पार्टनर्स की सहमति लेकर के माइनर के गार्जियन के साइन के द्वारा, माइनर के गार्जियन की कंसेंट के द्वारा अदर पार्टनर्स माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में इंटर कर सकते हैं। तो ये एक कन्फ्लिक्ट था। हालांकि हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, पर सेक्शन 30 में उसका एक एक्सेप्शन दे रखा है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है हालांकि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, पर अगर सभी पार्टनर्स चाहें तो कुछ समय के लिए किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको लिख करके दिया जा सकता है और इस पॉइंट को ध्यान में रख के सेक्शन 30 का रेफरेंस देकर के आपको ये आंसर करना होगा। पॉइंट नंबर एसेंशियल एलिमेंट में हमारा 2 है एग्रीमेंट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि
पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। तो वहां वर्ड था एग्रीड, उसी से वर्ड निकल के आया एग्रीमेंट। और अभी हमने डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो एग्रीमेंट का होना पार्टनरशिप फर्म में जरूरी है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। These agreement may be express, written or oral or implied। ये एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस होगा, मतलब रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, या इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्प्लाइड क्या होता है। इम्प्लाइड मीन्स कि कुछ बिजनेस सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि पार्टनर्स के बीच में वो ऑटोमेटिकली एक एग्रीमेंट को दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। ये इम्प्लाइड होता है। और ओरल का मतलब होता है कि हमने पहले ही बातचीत कर ली है कि यार ये बिजनेस कर रहे हैं, दो पार्टनर हैं राम और मोहन, उन्होंने डिस्कस किया कि हम लोग मशीनरी पार्ट्स का परचेजिंग सेलिंग करेंगे और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम आपस में 50-50% शेयर करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 50-50% लगाएंगे। उन्होंने ओरली बात करी, वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये ओरल एग्रीमेंट हो गया। रिटन एग्रीमेंट जहां पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को रजिस्टर्ड किया या अनरजिस्टर्ड किया, स्टैंपिंग करवाई और उसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, उसे रिटन एग्रीमेंट बोल दिया। अब ओरल और रिटन एग्रीमेंट तो कर दिया, बट कोई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। राम और मोहन बिजनेस कर रहे हैं, राम ने अकेले इंडिविजुअली मोहन को बताए बगैर बिजनेस फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज करके कोई प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो उस प्रॉफिट में दोनों का हिस्सा होगा राम और मोहन का। क्यों? क्योंकि वो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। आप फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके इंडिविजुअली बगैर बताए दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट के तहत जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, जो भी इनकम जनरेट करी है, उसे पार्टनर्स में आपस में शेयर करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the relation of partnership arise from contract and not from status। सेक्शन 5 बोल रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि पार्टनरशिप का रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज हो सकता है। मतलब दो पार्टनर के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बिजनेस को चलाने का और उसके प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। इट इज नॉट एम्प्लाइज और एराइज फ्रॉम स्टेटस, और ये किसी भी प्रकार से स्टेटस से एराइज नहीं होता है। स्टेटस का मतलब जनरली लीगल टर्म में बात की जाती है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसका स्टेटस कहलाता है इंडिविजुअल। वहीं जब पार्टनरशिप की बात की जाती है तो पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। इंडिविजुअल पार्टनर्स होते हैं और उन कलेक्टिवली पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं? फर्म। तो फर्म का इस्टेब्लिशमेंट तभी हो सकता है जबकि इंडिविजुअल पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट किया गया हो बिजनेस को चलाने का और बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का। तो इसमें समझें कि बिजनेस को चलाने और बिजनेस को प्रॉफिट को शेयर करने का जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो एक टाइप होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जनरली हमारे इंडिया में एक फैमिली की बात करें तो ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली का एक सिंगल बिजनेस चल रहा है, उस सिंगल बिजनेस में 2 भाई 3 भाई 4 भाई एक साथ मिलकर के उस बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो क्या वो बिजनेस पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रदर्स भाई लोग आपस में मिलकर के किसी बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं और उस परफॉर्म करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो ज्वाइंटली बिजनेस को रन कर रहे हैं पर उसमें प्रॉफिट को शेयर करने का किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए एचयूएफ को पार्टनरशिप ट्रीट नहीं किया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल समझे। एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है, हस्बैंड और वाइफ मिल करके किसी एक बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसका ओनर जो है तो रजिस्टर्ड हो सकता है, या हस्बैंड के नाम पे उस बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया गया हो या वाइफ के नाम पे बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया गया हो। तो जिसके नाम पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड होता है वो इंडिविजुअल कहलाता है। तो
हस्बैंड और वाइफ का मिलकर के बिजनेस करना, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, मिनिमम 2 पर्सन्स हैं, एक बिजनेस भी है और प्रॉफिट भी अर्न कर रहा होगा, बट वो प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए हम उसे पार्टनरशिप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एग्रीमेंट कैसा होता है, एग्रीमेंट क्यों जरूरी होता है। पार्टनरशिप का ये एक बेसिक एलिमेंट है, बगैर एग्रीमेंट के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसे हम पार्टनरशिप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप ट्रीट करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ में उनके बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, चाहे वो एक्सप्रेस रिटन या ओरल हो या इम्प्लाइड हो, पर एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में पॉइंट नंबर 3, लॉफुल बिजनेस। तो हमने की पॉइंट में डिस्कस किया था सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन में से की पॉइंट निकाले थे। उसमें पढ़ा था डेफिनेशन में, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब बिजनेस, लीगल बिजनेस एक एसेंशियल एलिमेंट है। बिजनेस नहीं होगा तो हम उसे पार्टनरशिप ट्रीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है, एक ट्रस्ट है जो पर्टिकुलर एक स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है, स्कूल चला रही है या हॉस्पिटल चला रही है, और उनका मोटिव नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, सोसाइटीज को सर्विसेज देने का मोटिव है, कल्चरल एक्टिविटीज करने का मोटिव है, या जो भी मोटिव है, मतलब उस अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, तो वो एक बिजनेस कैटेगरी में नहीं आता है। और हम पार्टनरशिप के डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस होना जरूरी है और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में शेयर करना जरूरी है। तो लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एन बिजनेस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस में किस प्रकार की एक्टिविटी इंक्लूड होती है, तो फर्स्ट हमारे पास ट्रेडिंग एक्टिविटी, जहां पर हम कोई प्रकार का गुड्स परचेज या सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ऑक्यूपेशन, किसी प्रकार का कोई ऑक्यूपेशन है, या फिर प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल करके बिजनेस कर रहे हैं और प्रोफेशन चला रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को। उस केस में जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बिजनेसेस हो सकते हैं, और इन बिजनेसेस में अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, साथ में अगर वो प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं तो। चैरिटेबल, रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज इज नॉट अ बिजनेस, हेंस मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज एंड ट्रस्ट इज कलेक्टिवली नॉट अ पार्टनरशिप। तो जब हम चैरिटेबल एक्टिविटीज की बात करते हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज की बात करते हैं या सोशल एक्टिविटीज की बात करते हैं, जहां पर हमने किसी प्रकार की सोसाइटी या ट्रस्ट को स्टैब्लिश किया है फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग सोसाइटीज को सर्व करने के लिए, वो एक बिजनेस ही नहीं कहलाता है, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। चूंकि वो बिजनेस ही नहीं कहला सकता है, इसलिए वो कलेक्टिवली मेंबर्स सोसाइटी या ट्रस्ट कहलाते हैं, ना कि पार्टनरशिप। तो ये हमने पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो अभी तक हमने जो बात करी, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने का एग्रीमेंट होना जरूरी है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। प्रॉफिट बिजनेस में जो अर्न किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको बना करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे, और एलोकेशन प्रॉफिट का होना जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट मीन एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस। इस लाइन का मतलब समझे। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर सिर्फ बोला था प्रॉफिट के लिए। डेफिनेशन में क्या बोला था? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, बस इतना लिखा था, एंड लॉसेस वर्ड यूज नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि कोई भी फर्म पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट करेगी ही करेगी। यह जरूरी नहीं है कि जिसे प्रॉफिट मिल रहा हो वह पार्टनर लॉस भी शेयर करे। अगर वो चाहते हैं आपस में कि प्रॉफिट के साथ में लॉस को भी शेयर करना है
तो प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का रेशियो अपने एग्रीमेंट में बताना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करेंगे और लॉस इस रेशियो में शेयर करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें यह याद रखना है कि कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लॉस को भी उसी रेशियो में शेयर करेंगे। इट मींस शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो असेंशियल एलिमेंट में जब हम बात करेंगे तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक असेंशियल एलिमेंट है, बट शेयरिंग ऑफ लॉस असेंशियल एलिमेंट नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब कि शेयर ऑफ प्रॉफिट का एग्रीमेंट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये जरूरी है कि ये एग्रीमेंट कंपलसरी किया जाए, प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में कंपलसरी किया जाए, एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अगर लॉस का है तो लॉस का एग्रीमेंट सेपरेटली हमें करना होगा। इट मींस दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो शेयर लॉसेस। ये हमने डिस्कस किया था, यह जरूरी नहीं कि कोई पार्टनर अगर प्रॉफिट को शेयर कर रहा है तो वो लॉस को भी शेयर करेगा। अगर लॉस को शेयर करवाना है तो पार्टनर्स के बीच में लॉस को शेयर करने का भी एग्रीमेंट किया जाना जरूरी है। इन केस of a in case of partner in profits only and minor, there is only an agreement to share profit। हमने अभी डिस्कस किया था सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें बताया था कि उसमें बोला गया है कि नॉर्मली माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। पर पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए हम किसी माइनर को बचे हुए पार्टनर्स की सहमति के साथ में इंटर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी माइनर पार्टनर जब एग्रीड होगा किसी फर्म में एंटर करने के लिए तो उसे सिर्फ प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो लॉस को बियर नहीं करता है। तो इन केस ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, अगर पार्टनर प्रॉफिट के लिए बस एंटर्ड हो रहा है, एंड माइनर, अगर कोई माइनर फर्म में एंटर्ड हो रहा है तो देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। तो मतलब इसका ये मीनिंग है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर राम, मोहन और श्याम पार्टनर है, तीनों पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, तो अगर उसमें राम, श्याम और मोहन में मोहन को सिर्फ पार्टनर बनाया गया है प्रॉफिट ओनली, तो इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म ने लॉस अर्न किया है तो मोहन किसी भी प्रकार का लॉस शेयर नहीं करेगा, सिर्फ राम और श्याम करेंगे, मोहन नहीं करेगा। तो राम, श्याम और मोहन पार्टनर थे, अगर मोहन प्रॉफिट के लिए बस एंटर्ड हुआ है तो उसे सिर्फ प्रॉफिट होने की कंडीशन में शेयर मिलेगा, लॉस होने की कंडीशन में मोहन लॉस को शेयर नहीं करेगा, सिर्फ राम और श्याम करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट देखें, असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में पॉइंट नंबर 5 है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है और वो पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार से रोल अदा करता है, इस चीज को हमें समझना है। तो उसके पहले हम एक एजेंसी रिलेशनशिप की पहले बात करें। एजेंसी की बात करें तो एक एजेंसी का मतलब ये होता है कि जब एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और वो पर्टिकुलर एजेंट मार्केट प्लेस में जाकर के उस पर्टिकुलर ओनर के लिए, प्रिंसिपल के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। और अगर एजेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जो भी लॉस होगा, उसकी रिस्क होगी, उस रिस्क, लॉस या प्रॉफिट के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये नॉर्मली एक एजेंसी रिलेशनशिप की बात की जाती है। सेम एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप फर्म में होता है, क्योंकि फर्म और पार्टनर्स दो एक अलग अलग एक्टिविटीज की अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, पार्टनर इंडिविजुअली मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करते हैं और पार्टनर्स बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फर्म का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है और उस फर्म के प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। इसको और डिटेल में डिस्कस करें। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मींस ईच पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर
एजेंट की तरह भी ट्रीट किया जाएगा और पार्टनर प्रिंसिपल की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि each partner is an agent because he bind other partner by his activity done in business। एक पार्टनर ने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया, परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उस परचेजिंग में मान लीजिए जो कोट प्राइस थी, जो बेसिक प्राइस थी, वो हमारी मार्केट से नॉर्मली 2 रुपए या 5 रुपए ज्यादा है, तो 2 रुपए या 5 रुपए का जो भी उस परचेज कॉन्ट्रैक्ट के कारण से फर्म को लॉस हुआ पर यूनिट पे, तो उस लॉस को बचे पार्टनर ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाते हैं कि उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। सिमिलर अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर पाता, कोई एक पार्टनर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है और उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट को भी बचे पार्टनर्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। Each partner is also a principal because he is bound by act of other partner। मतलब हर एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है क्योंकि वो दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गई एक्टिविटीज के लिए बाउंड होते हैं ऑटोमेटिकली। तो हर एक पार्टनर एजेंट भी माना जाता है और हर एक पार्टनर प्रिंसिपल ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 18 में ये पॉइंट्स को कवर किया गया। सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm। तो पार्टनर एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है, ये सेक्शन 18 में हमें डिस्कस किया गया है। तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसको देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आगे के वीडियोस अपडेट करने के लिए। और हम आपको कंटिन्यूअसली रेगुलर वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करके छोटी छोटी क्लिप्स में अपलोड करते जाएंगे। आप उसे कंटिन्यूअसली वॉच कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। क्लास 12th का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। थैंक यू।